हम बात करेंगे शुगर की, एथेनॉल की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रकाश नाइक नवरे साहब, जो कि एमडी हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि अभी एफआरपी बढ़ी है गन्ने की 10 रुपये प्रति कुंटल, तो एफआरपी बढ़ने के बाद सीएसीपी ने ये डिमांड की है, ये सिफारिश की है इनफैक्ट, कि एथेनॉल के दाम भी बढ़ने चाहिए। इस पर आपकी पहली टिप्पणी। एक तो एफआरपी बढ़ने का तो हमें कोई अचरज नहीं लगा, क्योंकि अगर पिछले 10 साल के नंबर देखे जाए तो हर साल ये बढ़ोतरी होती रहती है। 10 रुपए, 15 रुपए, कभी 25 रुपया, कभी 5 रुपया, लेकिन ये 10 रुपए की बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन थी, और जो फार्मर के हित में है। और हमारी बॉडी नेशनल फेडरेशन तो फार्मर की बॉडी है, तो हम तो वेलकम करेंगे इसकी डिसीजन का। और एक बात इसमें है कि इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, डिसीजन हुआ है, वो बड़ा टाइमली हुआ है। क्या होता है, फार्मर के लेवल पे कौन सा क्रॉप लेने का डिसीजन इस महीने में होता है कि गन्ना ले ले या कोई दूसरा क्रॉप ले ले, तो उसके सामने जब ये गन्ने का एडिशनल प्राइस का डिसीजन आ जाता है, तो उस एंगल से ये डिसीजन बड़ा टाइमली हुआ है। और तीसरी बात ये कि हम जो देख रहे हैं कि गन्ने की अवेलेबिलिटी, डिमांड्स, जो हमारी आवश्यकता है गन्ने की, वो अगले आने वाले फ्यूचर में कम दिख रही है हमें। इसलिए क्योंकि गन्ना हम क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखी है, और इथेनॉल की डिस्टिलरी की भी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ये दोनों के लिए गन्ने की उपलब्धता होना बहुत जरूरी था। और इसलिए गन्ने की तरफ फार्मर ने वापस आना, ये भी इस डिसीजन से हो सकता है। तो उसके साथ साथ सीएसईपी ने जो रेकमेंड किया है कि इसमें ड्यूअल प्राइसिंग का रिकमेंडेशन किया है, और इथेनॉल की प्राइसेस जल्द से जल्द इस पे लिंक करके अनाउंस करिए। दोनों डिसीजन दोनों रिकमेंडेशन बड़े इंपॉर्टेंट किए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दोनों रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा सर, आप हमें ये बताइए कि कितनी बढ़ोतरी आपके हिसाब से इस वक्त 10 रुपये एफआरपी बढ़ने के बाद होनी चाहिए एथेनॉल की कीमतों में? इथेनॉल की कीमतें वैसे 3 साल से अपनी जगह पे है, बढ़ी नहीं है। तो नेचुरली ये एफआरपी बढ़ने की बात अलग है, लेकिन एफआरपी का रेट बढ़ने के पहले से हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि इथेनॉल की, जो हमारी शुगर इंडस्ट्री से बनने वाली इथेनॉल मोलेसिस से बनती है, सिरप से बनती है, और जूस से बनती है, तो इसमें बढ़ोतरी की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। और उसमें और अभी ये 10 रुपया रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से उसमें और भी बढ़ोतरी होने वाली है हमारी डिमांड में। और हम वी आर नएपन से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि ये एडिशनल कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का होने वाला है, उसका असर किस हद तक इथेनॉल के प्राइस में या चीनी के प्राइस में, चीनी की एमएसपी की प्राइस भी, वो भी डिसीजन पेंडिंग है। लेकिन अभी इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल में हम बढ़ोतरी चाहते हैं। ये कम से कम जो मक्के का रेट है 71-86, उस लेवल पे जूस का आना चाहिए, और बीहेवी मोलासिस और जूस से बना हुआ इथेनॉल का, ये हमारी मोटी मोटी डिमांड रहेगी। अच्छा, अब मैं आता हूं सर शुगर के प्राइस पर। और चूंकि आपसे बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है, आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का सिचुएशन क्या कुछ टाइट होने वाला है क्या? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहेगा क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के। आप भी ऐसा मानते हैं? ऐसा है ना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हम क्लोजिंग स्टॉक की जो बात करते हैं, वो अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने में जो चीनी लगने वाली है, करीबन 20-22 लाख टन का कोटा आता है हर महीने का। तो 43-44 लाख टन अगर क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, और हमारा नंबर करीबन उसके करीब आ रहा है। 43-44 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट में जो अलॉटमेंट हुआ था 20 लाख टन का, उसमें से तो 10 लाख टन ही मुश्किल से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो वो भी चीनी बच जाएगी 10 लाख टन की। और वो एक स्टॉक इंप्रूवमेंट या इन्वेंट्री के लिए अच्छी रहेगी। अच्छा,
ओके सर, चीनी के दाम हाल के दिनों में कुछ बढ़े हैं, इस पर कुछ बता पाएंगे आप, कितने बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? ये चीनी के दाम देखिए, ये समर डिमांड है। इस साल समर बहुत ज्यादा तेज है। सारे भारतवर्ष में ये हीट वेव चल रही है, तो उसके हिसाब से, और शादियों का मौसम चल रहा है, तो हमें ये एक्सपेक्टेड था कि इस महीने में चीनी के दाम तेजी में रहेंगे। और वो एक नेचुरल डिमांड जनरेशन ज्यादा हुआ है, और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, इसकी डिमांड बढ़ने से ये टेम्पररी होता है। ये लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। आज की तारीख में रेट 3850 एक्स मिल S30 के चल रहे हैं, और 4,000 रुपीज फॉर एम ग्रेड एक्स मिल। और ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये टिकेंगे नहीं भाव आगे चल के। जैसे कि समर खत्म हो जाता है, शादी का मौसम खत्म हो जाता है, तो ये प्राइस फिर दोबारा नीचे आ सकती है। अच्छा अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 15 लाख टन अभी एक्सपोर्ट अलाउड है शुगर का, इतना एक्सपोर्ट हो पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं होगा। वही मैंने अभी बात किया आपसे, हाँ, कि आज 5.5 लाख टन एक्चुअल फिजिकली बाहर गया है। 7-7.5 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और अभी भी इंटरनेशनल पैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि डोमेस्टिक प्राइसेस का लेवल बढ़ने से क्या होता है, शुगर मिल लेवल पे ये डिसीजन लेना मुश्किल पड़ता है उनको कि डोमेस्टिक प्राइस, अगर एक्सपोर्ट प्राइस से अच्छी मिल रही है तो क्यों एक्सपोर्ट करें। और वो सही है अपनी जगह पे। तो ये सब अंदाजा ख्याल में रखते हुए मुझे नहीं लगता 10 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 10 लाख टन से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 5 लाख टन विड्रॉ कर लेना चाहिए। 5 लाख टन क्या? मैं कह रहा हूँ फिर सरकार 5 लाख टन वापस ही ले लेगी, चलो 10 लाख टन ही करो। विड्रॉल की बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में गलत सिग्नल जाता है। अच्छा, कि इंडिया पॉलिसी इस तरीके से कभी छूट देती है, कभी विड्रॉ करती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अपने आप नेचुरली होने वाला है, तो उसको विड्रॉ करने से मतलब क्या है? अच्छा, लेकिन फिर अगर हो गया 15 लाख टन तो दिक्कत नहीं आ जाएगी फिर सप्लाई में, क्लोजिंग स्टॉक? नहीं होने वाला, कहाँ जाएगा? अरे आज के रेट में मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट देखिए, फ्यूचर में देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की फ्यूचर अपने सामने है, फ्यूचर के मार्केट, ये नहीं जाने वाला 10 लाख के ऊपर। और भले 15 लाख गया तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कि ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे कोई असर नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, चूँकि आप शुगर मिल को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 मिलों का कोटा रोका गया था क्योंकि जो मिसमैच था P2 और एक्चुअल स्टॉक में। ये कहानी क्या है और ये बार बार क्यों होता है? नहीं, मैं जानकारी इसके बारे में नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव्स तो ये झमेले में नहीं पड़ते कि कोटा के ऊपर जाके बेचना। या जो DFPD ने जो SOP लगाई है उसका डिसिप्लिन में नहीं रहना, वो दायरे में ना रहने वाले कोऑपरेटिव्स नहीं होते हैं। तो इस ख्याल से इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके ऊपर तो सर आप और बढ़िया टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि आप जो क्योंकि शुगर मिल वाले तो मानेंगे नहीं इस बात को। पब्लिकली मैं नहीं करना चाहता, असलियत तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है कि अभी चीनी के दाम और बढ़ेंगे? कौन से, डोमेस्टिक के? हाँ, नहीं लगता, ये अभी प्लेटो हो गया। अच्छा, फ्लैट रहेगा। होता क्या है, चीनी लेने वाले जो खरीदार है, ट्रेडर्स है, उनका पाइपलाइन अभी फुल है, और वो पाइपलाइन निकलते निकलते समर निकल जाने वाला है। इस बार मौसम का हाल ये है कि शायद मंथ ऑफ मई के 3rd वीक या 4th वीक में रेगुलर मानसून शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अंडमान में बारिश जल्दी आ गई है, केरला में भी 7 दिन पहले आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये समर की डिमांड बारिश जैसे आ जाती है तो खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जो रेट चल रहे हैं उससे और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए।